गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग और हमारी टीम मूल रूप से एम स्टडी टीम जो है लोकल लड़कों के लिए, खासकर जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 27/6/2021 को है, उसके लिए हम लोग एक प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू कर रहे हैं। और इसमें हम लोग आपको जीके जीएस, मैथ या जो भी सेट है, खासकर राम सिंह यादव की बुक से ये सारे सॉल्यूशन के साथ हम लोग आपको देंगे। मूल रूप से अगर इसमें आपको किसी तरह की कोई समस्या है या किसी तरह की कोई बातें समझ में नहीं आती हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, तैयारी का आपका लेवल क्या है, उस स्तर से आप कमेंट बॉक्स में जाके आप उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है, मैं और मेरे टीम का एक छोटा सा प्रयास है, जिससे कि आपका भविष्य जो है सुनहरा हो। और मिलिट्री एक रॉयल जॉब है देश के लिए, जिसमें आप जाएं। हम लोग की शुभकामनाएं हैं और उसी छोटे प्रयास में एक सहयोग के रूप में हम लोग आपको प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा लगेगा तो हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को और बढ़ाएंगे। मीन्स जैसे एक प्रैक्टिस सेट हम आज दे रहे हैं, देन अगर आपको अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइए, कमेंट कीजिए, तो हम लोग 2 या 3 प्रैक्टिस सेट साथ ही साथ अपने से भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस देंगे जो प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड होंगे। खैर समय कम है, इसलिए इसको शुरू किया जाए। ठीक है, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट का पहला मॉडल पेपर शुरू कर रहे हैं, जो मूल रूप से मॉडल पेपर 1 है। हाँ, तो दोस्तों ये जैसे बुक आप देख रहे हैं और ये हमारा मॉडल सेट 1 है, इसको आप देख सकते हैं सही तरीके से। आपके पास अगर बुक है तो आप इसको देख सकते हैं। मॉडल पेपर 1, इसमें आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उसको देखिए। और हमारा विश्लेषण क्षमता आपको अच्छा लगे, एक्सप्लेनेशन सही लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए। कमियां हैं तब भी कमेंट कीजिए कि हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। वैसे आपके बुक्स में आंसर और सॉल्यूशन दिया गया है, लेकिन फिर भी एक प्रयास है जिससे आप एक क्वेश्चन से कई चीज़ों को समझें और आने वाले जो सेट है उसमें आप अपने से इसको बना सकते हैं। तो आते हैं मॉडल पेपर 1। जैसे कि हमने दिखाया आपको, मॉडल पेपर 1 में सामान्य ज्ञान का पहला जो क्वेश्चन है आपको है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो कंप्यूटर का आविष्कार ये आपका पहला क्वेश्चन है। जैसे कि मॉडल पेपर 1 में आप देख रहे हैं, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। आपके ऑप्शंस देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय पहला चीज़ है कि एक तो हमको आंसर आ रहा है, तो आंसर जब आ रहा होता है तो जनरली हम आंसर्स को टिक करते हैं, लेकिन जब नहीं आ रहा होता है तो उस कंडीशन में हम ऑप्शंस को देखते हैं और ऑप्शन को छांटने का प्रयास करते हैं। तो छांटने की क्रिया भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है आंसर के आसपास पहुंचने में। जैसे कि अगर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया एक क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन में पहला ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, तो जनरली आप डेली लाइफ में थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर के जो क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है उसमें टेम्परेचर, फीवर होती है, और आजकल कोरोना काल में तो जनरली आप देखते होंगे, तो उस तरह के फीवर को नापने के लिए हम लोग जिस यूनिट का प्रयोग करते हैं वो फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट ने उस थर्मामीटर का यूज किया था और उसका आविष्कार किया था। सेकेंड ऑप्शन है आपको आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, m=c² के रूप में, तो mc²। तीसरा ऑप्शन जो है आपको चार्ल्स बेबेज, जो सामान्य रूप से सब लोग जानते होंगे कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। और चौथा ऑप्शन है आपको ग्रेविले। ग्रेविले मूल रूप से कंप्यूटर से रिलेटेड व्यक्ति नहीं थे। तो ये आपका पहला जो आंसर होगा वो सी होगा, मीन्स चार्ल्स बेबेज। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सार्क एक संगठन है के सदस्य देश कितने हैं, टोटल देश कितने हैं। तो साउथ एशिया एक कॉपरेशन संगठन है जिसमें मूल रूप से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, ये 8 देश जो हैं
ये मूल रूप से सार्क के मेंबर हैं, जिसमें बीच में विवाद हुआ तो बाद में पाकिस्तान ने कई बैठकों में इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो सार्क में मूल रूप से जो आंसर होगा इसका वो सी होगा। मीन्स सार्क के मेंबर कंट्री 8 हैं। ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है बी मतलब ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है सी मीन्स 8 और डी 3। तो कोई भी ऑप्शन अगर 7 भी हम माने आज के समय में सार्क मेंबर कंट्री, तो 7वां ऑप्शन हमको नजर नहीं आता है। इसलिए क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि आंसर सी होगा, मीन्स 8 मेंबर कंट्री है। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तीसरा क्वेश्चन है आपको। तो भारत का राष्ट्रीय जो संग्रहालय है, नेशनल म्यूजियम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है, नई दिल्ली में है ये। जहां आप जाइएगा तो भारत से जुड़े हुए जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष है वहां पर। उसके अलावा अगर हम लोग का वीडियो देख रहे होंगे तो जम्मू कश्मीर समस्या पर जो मैंने वीडियो डाला था उसमें नेशनल म्यूजियम का चर्चा भी है, जहां आपका रिवाल्वर है निजामी का, सरेंडर रिवाल्वर। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद स्पष्ट है कि पहला ऑप्शन दिल्ली जो है वो आंसर होगा। चेन्नई, बंगलोर और पटना आंसर में नहीं आएंगे। चौथा हमारा क्वेश्चन है, मीन्स तीसरा का आंसर की अगर बात करें तो ए होगा। चौथा जो क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम बुलेट ट्रेन किन 2 शहरों को जोड़ेगी? तो बुलेट ट्रेन जो है हाईली स्पीड से चलने वाली ट्रेनें होती है और खासकर ये मैग्नेटिज्म मीन्स पटरी को बहुत कम टच करती है। इनकी हाई स्पीड के कारण अगर ये पटरी को टच करेंगी तो घर्षण बल ज़्यादा होता है, जिससे पटरी से ऊपर चलती हैं, मैग्नेटिज्म के सिद्धांत पर काम करती हैं। और इसके अनुसार अभी जो गवर्नमेंट का डिसीजन है उसके अनुसार आंसर बी होगा इसका, मीन्स अहमदाबाद और मुंबई के बीच। मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो बी होगा, अहमदाबाद और मुंबई के बीच ये चलने वाली है। उसी तरह से 5 पर अगर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यही वो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो अंग्रेजों ने बनाई थी व्यापार करने के लिए और भारत में आकर ये लोग व्यापार किए। तो 1600 आंसर के अनुसार अगर ऑप्शन में देखें तो 1600 बी, मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो बी है। 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और जेम्स हॉकिंस करके एक व्यक्ति था जो जहांगीर के दरबार में आया और उसने मूल रूप से व्यापार की अनुमति लिया भारत के साथ। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो बी होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, एक कथन है, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी? तो अगर इंग्लिश में इसको बोला जाए, 1 पीपल 1 कंट्री एंड 1 लीडर। ये एक तानाशाही व्यक्ति था जिसने जर्मनी में अपने लिए बोला था। जब जर्मनी का वो चांसलर बनने वाला था तो उस क्रम में इस भाषण का या इस भाषा का उसने प्रयोग किया था। तो मेरे ख्याल से मुसोलिनी जर्मनी का था नहीं, इटली का था, जो पहला ऑप्शन है। स्टालिन रूस का था, बी, और सी लेनिन भी रूस का था। जर्मनी से हिटलर जुड़ा हुआ था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो होगा वो डी होगा, हिटलर। रूसी क्रांति, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शंस के अनुसार अगर जाएं, पहला ऑप्शन है आपको जॉर्ज वाशिंगटन। चूंकि बहुत क्लियर है कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो वाशिंगटन का कहीं भी रूस से कोई लेना देना नहीं है। बी जो ऑप्शन है लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, इस व्यक्ति का पूरा नाम था व्लादिमीर लेनिन। तो व्लादिमीर लेनिन जो है वो रूस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और 1917 में रूसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति जिसको कहा जाता है, उसमें लेनिन ने एक अहम भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से हमारा आंसर यही क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो बी होगा, लेनिन। एडोल्फ हिटलर रूस से कहीं जुड़ा हुआ नहीं था और मैक्स मूलर ये लेखक थे, ये कोई क्रांतिकारी नहीं थे। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो होगा 7 का बी होगा। ठीक है दोस्तों, देन आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विश्व का सबसे गहरा महासागर क्या है? तो अगर ऑप्शंस की बात कर ले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की, पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है आर्कटिक महासागर,
दूसरा है हिंद महासागर, बी, सी है आपको प्रशांत महासागर और डी है अटलांटिक महासागर। आपने मेरियाना ट्रेंच का नाम सुना होगा, मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो है वो लगभग 11,000 मीटर गहरा है, जो प्रशांत महासागर में है, नाम याद रखिएगा। और इसमें माउंट एवरेस्ट को डाल दिया जाए, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तब भी 2 किलोमीटर ऊपर पानी रहेगा। तो ऑब्वियस प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच स्थित है, तो ये विश्व का सबसे गहरा महासागर भी कहा जाएगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो 8 का आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, अब 9 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। आई थिंक डाउट नहीं होगा आप लोगों को, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप क्लियर हो सकते हैं। मोहन बागान किस खेल से संबंधित टीम है? मोहन बागान एक ऐसी टीम है जो भारत की एकमात्र टीम है जो क्षेत्र में काफी नाम कमा चुकी है। ऑब्वियस क्रिकेट से संबंधित नहीं होगी, क्योंकि क्रिकेट में आईपीएल जैसी टीमें बनती हैं, ना कि मोहन बागान जैसी टीमें आती हैं। मोहन बागान मूल रूप से फुटबॉल के लिए जानी जाती है, और भाई सिंह भूटिया जैसे बहुत सारे रिनाउंड प्लेयर जो थे कोलकाता से संबंधित हैं, और मूल रूप से इस ग्रुप से या इस टीम से, मोहन बागान से खेलकर वो आगे बढ़े हैं। तो मोहन बागान जो है, आपको ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें अगर नहीं डाला जाए तो सीधी सी बात है कि आंसर डी होगा, फुटबॉल। मीन्स क्रिकेट से संबंधित नहीं है, क्योंकि क्रिकेट से आईपीएल है जैसी चीज़ें बनी है, हॉकी से भी नहीं है, और बास्केटबॉल से इसका कोई संबंध नहीं है। तो फुटबॉल जो है मोहन बागान से रिलेटेड है, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, देन इसका आंसर जो होगा वो आपको डी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 10 की बात करें, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताइए। मतलब वैसे नहर का आपको नाम बताना है जिससे हम खेती की सिंचाई करते हैं। तो ऑप्शंस के अनुसार अगर हम जाएं तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसमें विशेष आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जैसे सिरहंद नहर पहला ऑप्शन है, दूसरा बी जो है अपर भारी दोआब नहर, तीसरा ऑप्शन है यमुना नहर, और डी है इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर जो है इसका आंसर होगा, और उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये नहर जो है आपको मूल रूप से राजस्थान में गंगानगर जिला में है, मूल रूप से जो पूरी राजस्थान को कायाकल्प कर दिया है, वहाँ की कृषि व्यवस्था को पलट दिया है, और ये सतलज से निकाली हुई नहर है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है मूल रूप से भारत की सबसे कृषि में एक लंबी नहर है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये कंफ्यूजन है क्वेश्चन का, क्योंकि अक्षरधाम का जनरली जो नाम आता है तो दिल्ली ऑप्शन आता है, क्योंकि जनरली दिल्ली का जो अक्षरधाम है वो बार बार न्यूज़पेपर में भी है और कई जगह देखने को भी मिलता है, काफ़ी सुंदर भी है। लेकिन अब चूंकि यहाँ ऑप्शंस नहीं है, तो ऑप्शंस में नई दिल्ली नहीं है, तो उस स्थिति में हम ऑप्शन को लेना शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बी गुजरात, तीसरा है हरियाणा सी, और चौथा है तमिलनाडु। तो उसके अनुसार अगर ऑप्शन के अनुसार हम बात करें तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां अक्षरधाम मंदिर है, और अगर आपको याद होगा तो कुछ साल पहले आतंकवादी घटनाएं भी यहां घटित हुई थी, अटैक भी यहां किया गया था। ठीक है, तो अगर करंट अफेयर्स को मजबूत रखिएगा तो तभी ये क्वेश्चन आपको कर सकते हैं। उसके बाद हम मीन्स क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो बी होगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन में अगर देखें तो ए है 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 3 वर्ष, और डी 2 वर्ष। तो ये जनरली याद रखिए कि जितने भी पद हैं संवैधानिक पद खासकर, वो 5 साल के हैं। लोकसभा का कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल, ये सारे जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये 5 साल के हैं। तो राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ डाउट हो सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का जो होता है सभापति होता है। तो राज्यसभा का जो मेंबरशिप होते हैं उनको 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति 5 साल के लिए ही चुना जाता है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ए होगा। मीन्स क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, कालाहारी मरुस्थल किस देश से संबंधित है या किस देश में है? ये मूल रूप से कालाहारी डेजर्ट की अगर बात करें
तो ऑप्शन में अगर देखें तो भारत में ऐसा कोई मरुस्थल तो है नहीं, पहला ऑप्शन ऐसे ही आप छाट लीजिएगा। भारत में जो मरुस्थल है उसको थार डेजर्ट या थार मरुस्थल कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है चिली और सऊदी अरब, चौथा ऑप्शन है। तो दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है और दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी एक डेजर्ट है जो मूल रूप से जनविहीन क्षेत्र है और वहाँ पर पानी बहुत या वर्षा बहुत कम होती है। चिली में ये इस तरह का कोई भी डेजर्ट नहीं पाया जाता है। उसी तरह से सऊदी अरब में भी जो डेजर्ट है उसको कालाहारियम नहीं कहते हैं। तो आंसर जो होगा वो बी होगा, मीन्स 13 का आंसर बी होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 में है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ये आसान क्वेश्चन है, इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन के अनुसार अगर छाटेंगे इस क्वेश्चन को तो ए जो है राजस्थान जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है, ना कि जनसंख्या अनुसार। तो डाउट यहाँ क्लियर होना चाहिए। जनसंख्या के अनुसार आज भी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। तो आंसर इसका सीधा सा है कि बी होगा, मीन्स 14 का आंसर बी होगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इसमें नहीं आते हैं। उसी तरह से आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है। अब तो ये राजधानी है, सिंपल आपको जानना चाहिए भारत में अभी कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनके राज्य और राजधानियां आपके पास याद होनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी अगर हैदराबाद बोले तो तेलंगाना, हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। दूसरा है बिलासपुर, बिलासपुर एक शहर है, किसी राज्य की राजधानी नहीं है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है लेकिन ये कोई राजधानी नहीं है। सी जो ऑप्शन है 15 का सी, जो कि आपका आंसर है रायपुर, ठीक है। पठारी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में स्थित है और उसकी राजधानी बेंगलुरु राजधानी नहीं, कर्नाटका की राजधानी है मूल रूप से। तो इस तरह से क्लियर है कि रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का अर्थ होता है रुकावट पैदा करना। जैसे बिजली की सप्लाई होती है, अगर फिजिक्स आपने पढ़ा होगा तो उसमें प्रतिरोध की आवश्यकता होती है या प्रतिरोध जरूरत होता है, एक क्रिएट करता है। तो उसको नापने की एक यूनिट होती है जिसको आपने 9th में पढ़ा होगा, उसको हम लोग ओम कहते हैं। ओम को मूल रूप से ये साइन द्वारा दिखाया जाता है। तो ओम जो है इसका आंसर होगा, मीन्स इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करते हुए 16 का जो आंसर होगा वो ए होगा। वाट जो है ऊर्जा की इकाई है, एम्पियर और कूलम इससे कोई संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र क्या है, तो वो यंत्र जो बिजली से चलते हैं, ठीक है। तो अब पहला ऑप्शन है कंप्यूटर, बिजली से ये काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिसिटी से ये चलता है। दूसरा है बी टेलीविजन, टेलीविजन भी आपको चलता है। सी रेडियो और देन बल्ब। बल्ब जो है, अब सवाल ये उठता है कि बल्ब तो चलता है लेकिन उस तरह की एक्टिविटीज नहीं है, ऑडियो वीडियो विजुअल इसमें कहीं कोई एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलती है। इस तरह से बल्ब को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में नहीं रखते हैं। तो डी 17 का डी जो है आपका आंसर होगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको चेंज करना है कितने सेल्सियस में होगा। अगर आप क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं, 32 डिग्री। तो यहाँ आप चीज़ों को समझ लें कि इसको चेंज करने का फॉर्मूला होता है। अगर सेल्सियस में हम चेंज कर रहे हैं तो जो फ़ारेनहाइट आपको दिया होता है -32 × 5/9, ये चेंज होता है सेल्सियस में जाकर। तो इस आधार पर अगर आप इस चेंज कर रहे हैं, मीन्स जैसे क्वेश्चंस में दिया गया है 32 डिग्री -32 डिग्री, तो 0 हो जाता है। 0 × 5 × 9, तो आंसर विल बी 0। तो मूल रूप से आप देख सकते हैं कि 0 जो आंसर है, ऑप्शंस के अनुसार भी अगर बात करें तो ऑप्शंस के अनुसार आपका पहला ऑप्शन है 24 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये फार्मूला जरूर देख लीजिएगा, इसमें डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस दोनों देख लीजिएगा, ठीक है।
तो इसमें आपको जो 18 है, 18 का जो आंसर होगा वो बी होगा। देन उसके बाद 19 की हम बात करते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये जनरली आप लोग खाते होंगे और इसके बारे में जानना भी चाहिए। सोडियम क्लोराइड उसको बोलते हैं, NaCl। जो ऑप्शंस है आपको H2O जल है, H2O जो हम जल यूज करते हैं, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही चला गया। Ca, B और KCl, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो NaCl जो आंसर है आपका वो 19 का जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 19 का D, NaCl सोडियम क्लोराइड नमक को कहा जाता है। खगोलीय दूरी नापने की इकाई पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है खगोलीय दूरी। तो खगोलीय दूरी जो होती है इतनी विशाल होती है कि उसको हम मीटर से, किलोमीटर से तो बिल्कुल नाप नहीं सकते हैं। तो मीटर पहला ऑप्शन और दूसरा किलोमीटर तो ऐसे ही साफ हो गया, मतलब वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको लिखना। समुद्री मील जो डी ऑप्शन है, अगर उसकी बात करें तो समुद्री मील नॉटिकल मील की जो दूरी होती है उसमें समुद्र में ही नापा जाता है, तो वो ऑप्शन को भी हम खारिज करते हैं। और आंसर प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, मतलब एक वर्ष, आंसर होगा 20 का सी। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको हम यूज करते हैं एज ए खगोलीय दूरी को नापने के लिए। मीन्स लगभग एक सेकेंड में प्रकाश की जो दूरी है वो 3 लाख किलोमीटर के आसपास होती है और उसको यूज करते हैं हम लोग खगोलीय दूरी को नापने के लिए। शीतल पेय मतलब जो कोल्ड ड्रिंक है, अभी जो गर्मी बहुत ज़्यादा है, शीतल पेय में निम्न में से कौन गैस भरी जाती है? तो जनरली जब आप पीते होंगे, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते होंगे तो बुलबुले बाहर निकलते होंगे और वो तेजी से बाहर फेंकता है। अगर आप उसको पीते होंगे तो गले में खराश जैसा या थोड़ा सा कड़वा लगता है। ये CO2 के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है, उसको उसमें यूज किया जाता है। तो CO2 जो पहला ही ऑप्शन है आपका ए, मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 21 के बात करें तो ए जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 22 की हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिजली के हीटर में आपको एलिमेंट किस धातु का बना होता है? जो बिजली का मीटर यूज करते हैं, हीटर यूज करते हैं, उसमें एक तार देखते हैं, नंगा तार बिछाया गया रहता है और जो जलाने से तप्त होता है और उससे उष्मा निकलती है। तो इसमें ऑप्शन जो है चांदी का तो ऑब्वियस नहीं होगा, क्योंकि हीटर इतना महंगा मिलता नहीं और चांदी महंगी है, तो अगर चांदी उसमें लगाया गया होगा तो ऑब्वियस चांदी तो नहीं होती है। निक्रोम एक है, कॉपर है और लेड है। अब ये हमारे लिए थोड़ा सा है, तो निक्रोम की हम बात कर लें, निकेल और क्रोमियम ये दो तरह का धातु से मिलकर एक मिश्र धातु है जो मूल रूप से ऊष्मा देने पर तप्त होती है और ये रिएक्टिव नहीं होती है। तो ये निक्रोम जो है वो धातु का प्रयोग करते हैं जो हीटर में आप जनरली देखते हैं। कॉपर के तार नहीं होता और लेड यूज नहीं किया जाता इसमें। मीन्स इसका आंसर होगा 22 का बी। 23 का क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें तो हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति क्या होती है? तो ये फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका अर्थ है कि बिल्कुल एकदम शांत या निर्वात की स्थिति में जहां टेम्परेचर बिल्कुल नहीं के बराबर हो, उस स्थिति में 332 मीटर प्रति सेकेंड। आपका आंसर जो होगा इसमें सी आएगा, 23 का सी। मीन्स ए जो है 311 बहुत करीब के ऑप्शन है। तो इस तरह फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। 24 क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर ले। 24 में मूल रूप से आपको बोला जा रहा है जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? अगर आपने बचपन में ही पढ़े होंगे अम्ल और क्षार के बारे में तो ये आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। मूल रूप से आपको आंसर का हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जैसे पहला ऑप्शन है बैगनी, दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरा ऑप्शन है पीला और चौथा ऑप्शन है हल्का हरा। तो जो कन्फ्यूजन पैदा होता है वो बैगनी और लाल में पैदा होता है। क्वेश्चन के अनुसार जब नीले लिटमस, चूंकि वो नीला लिटमस पेपर है और एसिटिक अम्ल में रखा जाता है, तो नीला लिटमस पेपर जो होता है वो लाल में अम्लीय गुण के कारण कन्वर्ट हो जाता है। तो मूल रूप से आंसर जो 24 का होगा वो आपको बी होगा। देन क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पीलिया रोग
से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग किस तरह का हो जाता है। ये आम चीज़ें हैं जो आप जनरली देखते हैं, जैसे जॉन्डिस। जब जॉन्डिस होता है तो आंखों का रंग जो होता है वो पीले रंग का हो जाता है, और बिलिरुबिन जो हमारे शरीर में पाया जाता है उसकी मात्रा जो है होनी चाहिए 1% के आसपास, और वो अगर 2.5 बढ़ जाता है बिलिरुबिन तो उसके कारण आपका स्किन कलर और आंखों का कलर पीलापन आना शुरू हो जाता है, जो कि जॉन्डिस घातक रूप में देखा जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, मीन्स क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर भी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन बींग्स और डिजीजेज, बीमारियां। तो अगर हम विटामिन सी को देखें तो मूल रूप से जो घेंगा रोग है, अगर ऑप्शन ए को हम छोड़ रहे हैं, बी की बात कर रहे हैं, घेंगा रोग जो है वो नमक या आयोडीन की कमी से होती है। पेलेग्रा और रतौंदी ये मूल रूप से विटामिन से जुड़े हुए हैं। तो विटामिन सी से जो कमी से बीमारी होती है वो है मूल रूप से ए, जो 26 का जो आंसर होगा वो ए हो। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, मतलब नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो होता है वो मूल रूप से आपको पेट्रोलियम क्षेत्रों में पाया जाता है, तो उसके घटक क्या है। ये कंफ्यूजन का क्वेश्चन है और बार बार ये पूछा है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपको पूछता है पेट्रोलियम का घटक क्या है, नेचुरल गैस का घटक क्या है, या फिर मूल रूप से जो बायोगैस होता है उसका घटक क्या है। तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो ए पहला है ब्यूटेन, दूसरा है प्रोपेन, तीसरा है इथेन और चौथा है मीथेन। मीथेन एक ऐसी गैस है जो मूल रूप से बहुलता रूप में पाया जाता है और एक ज्वलनशील गैस है। जहां भी दलदली जमीन होती है वहां पर ये गैस रिसाव करती है। तो इसका आंसर जो होगा 27 का वो डी होगा, मीथेन। ठीक है, 28 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में की गई धातु कौन सी थी। तो मानव ने, जैसे अगर सभ्यताओं की बात करें, थोड़ा हिस्ट्री की तरफ जाएं, तो हम ताम्र से संबंधित सभ्यताओं के बारे में पहले अध्ययन करते हैं। जनरली हमारे दिमाग में जैसे ऑप्शन के अनुसार बात करें तो सोना जैसे कोई वस्तु ने मानव ने प्रारंभिक काल में तो नहीं खोजा था, क्योंकि पहले वो पत्थरों का ये हथियार बनाया या फिर उस तरह की चीज़ें गहने के रूप में भी वो सीप या फिर जानवरों की हड्डियों का प्रयोग करता था, तो सोना नहीं था। दूसरा है बी, लोहा। लोहा एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है, लेकिन लोहा जो होगा वो आंसर में नहीं आएगा। आप सिंधु घाटी सभ्यता को भी पढ़िएगा तो बहुत क्लियर हो जाता है कि लोहा जो था प्रारंभिक धातु नहीं थी मानव की। दूसरा था, तीसरा ऑप्शन है सी, तांबा और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो था वो मूल रूप से बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है, तो एल्युमिनियम तो ऑप्शन में आएगा नहीं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है तांबा, वो आंसर सी होगा 28 का। 29, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, ध्वनि की चाल डैश खाली स्थान है में मापी जाती है। जो ध्वनि है, ऑप्शन सुन लीजिए, जूल ऊर्जा की इकाई है, घंटा जो आप समय की इकाई मानते हैं, तीसरा ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड, मतलब प्रति सेकेंड में कितना किलोमीटर की ट्रेवलेंस है, और चौथा ऑप्शन है डेसिबल। डेसिबल जो होते हैं ध्वनि की तीव्रता को नापा जाता है। मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज़ कितनी तीव्र है, वो तीव्रता जो पिंच होता है उसको डेसिबल में नापते हैं, आपकी सुनने की क्षमता जो होती है। तो आंसर इसका ऑब्वियस जो होगा वो सी होगा, मीटर प्रति सेकेंड, 29 का सी। लास्ट क्वेश्चन है आपको जीके जीएस का, वो है हवा में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है। तो हवा में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है ये आपने बचपन के क्लासेज में भी पढ़े होंगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर बेसिक आपका अच्छा है तो ऑप्शन के अनुसार अगर बात करें, ए 21%, बी 31%, सी 46% और डी 78%। तो सबसे ज़्यादा जो हवा में कंपोजिशन होता है गैसों का, उसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा पाया जाता है, और उसके बाद दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन आता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो 21% है, मीन्स 30। क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, 21%। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और एक्सप्लेनेशन में अगर किसी तरह की कोई कमी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैथ के लिए
हमारे दूसरे फैकल्टी आ रहे हैं सुरेंद्र सर, जो आपके मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आशा करते हैं कि आप जरूर इसको लाइक कीजिएगा। देन थैंक यू। जय हिंद। और आज का क्लास जो है हमारे भारतीय आर्मी, जो देश की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और रहने वाले भी तैयारी करते हैं, जिनका एग्ज़ाम अगर मैं बता दूं तो 27/6/2021 को एग्ज़ाम है। मुश्किल से आज 19-20 दिन बचा हुआ है, और 19-20 दिन में कितना तैयारी करना है और कैसे करना है, ये बताने के लिए हमारी टीम ने सोचा कि आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट बनाया जाए, ठीक ना, प्रैक्टिस सेट करवाया जाए, ताकि जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए, ठीक है। तो अभी हमारे मिश्रा सर ने 30 क्वेश्चन जो जीके जीएस का था उसको एक्सप्लेन किया। अब हम आपको लेके चलते हैं गणित यानी मैथ और रीजनिंग की तरफ, ठीक ना। जो आंसर जो होगा 31 से होगा, यानी क्वेश्चन 31 से होगा, उसका हम आंसर देंगे, और आंसर किस प्रकार से देंगे तो सॉल्व करके देंगे। तो 31 नंबर क्वेश्चन है भाई, देखो, यदि 20 आदमी एक कार्य को 20 दिन में करते हैं। देखिए ये जो है ना राम सिंह यादव का ही बुक है, ये राम सिंह यादव का ही बुक है, और इस मॉडल सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो जो अच्छा लगेगा ना, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी रिजल्ट आए और हमारे भारत माता की रक्षा करने के लिए वो भी एक तत्पर हो जाए, ठीक है। तो शेयर कीजिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हो वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। साथ साथ ये एक और चीज़ बता रहा हूं, अगर वीडियो जब अच्छा लग रहा हो तो सेट आज हम दे रहे हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो कमेंट में देंगे कि सर सेट और 2-3 बढ़ा दीजिए, तो हम मैक्सिमम 3 सेट प्रतिदिन दे सकते हैं, ठीक है। 3 सेट आपको देंगे, ताकि 19 दिन 20 दिन के अंतर्गत आपका पूरा जो क्लियर कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसको हम देखते हुए आज सोचे कि आप लोग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया जाए। तो क्वेश्चन ये है कि 20 आदमी एक कार्य को 20 दिन में करते हैं। देखिए भाई 20 आदमी, यानी क्वेश्चन नंबर 31, 20 मैन, एम का अर्थ हो गया मैन, और 20 दिन में करता है। कितना दिन में करता है भाई? 20 दिन में करता है। तो बताओ उसी कार्य को 40 आदमी कितने दिन में करेंगे? आप ध्यान दीजिएगा कि 20 गो आदमी है तो 20 दिन में करेंगे, ठीक है। अब 40 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर कम जनसंख्या हो या कम पर्सन हो, ठीक है, किसी भी काम करने के लिए अगर संख्या यानी पर्सन की संख्या या व्यक्ति की संख्या कम हो तो ज्यादा दिन लगता है, ठीक ना। एक दूसरे का क्या होता है? विपरीत होता है। कम समय हो तो ज्यादा मजदूर लगेंगे, व्यक्ति लगेंगे, ठीक ना। अगर ज्यादा समय हो तो कम मजदूर भी कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए 20 आदमी है, यानी 20 आदमी है, 20 दिन में करता है। तो बोला है कि 40 जो मैन है वो कितने दिन में पूरा करेंगे इस काम को, ठीक है। इस पर का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का सॉल्व 20 गुणे 20 अब बटे में 40, बहुत इजी, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका कितना? 2, और ये हो जाएगा 10, यानी 10 दिन में, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। कितने दिन में? तो 10 दिन में 40 आदमी मिलकर उस काम को समाप्त कर सकते हैं, ठीक ना। 20 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 40 आदमी मिलेंगे तो समय तो कम लगेगा ना, इसलिए समय कम लगा तो 10 दिन में कर सकते हैं। इसका आंसर कितना होगा भाई? तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 था। अब बोला है 32 नंबर क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है भाई? 32 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, यही होता है ना। और छोटी संख्या का जोड़फल यानी योगफल क्या होगा, ठीक ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? यही होगी ना। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 1000, और 4 अंकों की बड़ी संख्या, इसका योगफल कितना होगा? तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 999, और ये हो जाएगा 10,
यानी 10,999। क्या ऑप्शन है इसमें? जी हाँ, इसमें ऑप्शन है सी नंबर 10,999। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है 33 नंबर 7, 14, 28, 56। क्वेश्चन नंबर 33। भाई ये तो सीरीज का क्वेश्चन हुआ और आगे पूछा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो सीरीज का क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, जाने होंगे। अगर नहीं जाने हो तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कितना अंक बढ़ा हुआ है, कितना अंक बढ़ा हुआ है? तो 7 बढ़ा हुआ। तो ऐसे हम कर सकते हैं क्या? 7 गुणे 2, 7 दूना 14, 14 दूना कितना होगा भाई? 28, 28 दूना कितना हो जाएगा? 56। तो सेम वैसे ही तो हमें करना है। 56 दूना कितना हो जाएगा? 112। तो ये आपका आंसर होगा। 112 ऑप्शन में है जो बी नंबर पे है। ठीक है, कहीं डाउट होगा कमेंट में दीजिएगा। सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हम फिर उसको रिपीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर बोला है यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब, देखिए भाई समकोण त्रिभुज होता कैसे है, जिसका 90 डिग्री सीधा, ठीक ना, ये है आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री हुआ ना, और ये हुआ आपका कर्ण, इसको हम बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या? लंब। देखिए तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता भाई? 1/2 इंटू आधार गुणे लंब। आ रहा समझ में? आधार गुणे लंब। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, लेकिन आगे पूछा क्या है देखते हैं क्वेश्चन में। यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब जो है 8 सेंटीमीटर, कितना है भाई? 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे लंब जो है 8 cm है। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल जो है 20 वर्ग सेंटीमीटर है। लीजिए यहाँ पे क्षेत्रफल जो दे दिया है 20 cm² दे दिया है। ठीक है, तो पूछा है आधार की लंबाई क्या होगी, इसकी जो लंबाई है ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा 8x, ठीक है, इक्वल टू 20 cm²। ठीक है, 2 को इधर ले जाकर गुणा कर दें तो x² इक्वल x और 20 इंटू 2 cm²। 8x इक्वल टू 14 cm², तो x इक्वल टू 40/8 यानी 5 cm। यहाँ पे आधार जो होगा 5 cm आंसर होगा आपका। ठीक है, आधार के बारे में पूछा गया है। अब हमको करना क्या है कि cm और cm, जब भी ये जो cm दिया रहता है तो क्षेत्रफल इसका स्क्वायर में हो जाता है। इसका क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर में हो जाता है। ये नहीं कि अब घन यहाँ पर क्यू लिख दीजिएगा, क्यू लिखिएगा तो घनमूल हो जाएगा, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आधार का मान निकला, यहाँ पे cm² था, आधार का मान निकला तो क्या हो जाएगा आपका? 5 cm। तो आंसर कितना होगा इसका? 5 cm। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है, आंसर होगा डी। ठीक है, तो समझ में आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है 120 मीटर और 160 मीटर के आयताकार मैदान से 40 मीटर और 60 मीटर के कितने मैदान बन सकते हैं? भाई देखिए, आयत की बात की जाए, आयत की बात की जाए तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये होता है। इसमें एक दिया हुआ है, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक ना, 120 मीटर
और ये दिया हुआ है 160 मीटर। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दे, चाहे यहाँ पे हम ले दें 160 और ये 120। ठीक है, अब बोला है कि इसको अगर डिवाइड किया जाए, जिसमें 40 मीटर और 60 मीटर कि कितने आयत बन सकते हैं, ठीक ना, कितने मैदान बन सकते हैं या आयत बन सकते हैं। तो 160 गुणे 120 लंबाई गुणे चौड़ाई, अब बट्टे में 40 गुणे 60, ठीक ना। तो 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 4 चौके 16 और ये हो जाएगा 6 दूना 12 यानी 4 दूना 8, 8 मैदान बन सकते हैं। ये होगा आपका आंसर। तो ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर होगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, दो संख्याओं का मौसा 11 है। भाई मौसा कितना है? 11। ठीक है, और बोला है उनका लौसा जो है यानी लघुत्तम समापवर्तक 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है, एक संख्या कितना है? 77 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? यही तो पूछा है भाई। क्या पूछ रहा है? कुछ नहीं है। एकदम बिल्कुल आराम से सेट को बनाइए और इस वीडियो के द्वारा समझकर अपना अलग भी क्वेश्चन को बनाइए ताकि आपका प्रैक्टिस बढ़े। अगर प्रैक्टिस बढ़ेगा तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम के पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से एग्जाम दिया जाता है, ठीक ना, ताकि आप लोगों का कहीं भी गलत ना हो आंसर। ठीक है, देखिए दूसरी संख्या इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है। दूसरी संख्या इक्वल टू फॉर्मूला होता है लौसा गुणे मौसा, ठीक ना, बटे में पहली संख्या। आ रहा समझ में? ये आपका एक फॉर्मूला हुआ दूसरी संख्या का। अगर दूसरी संख्या निकालना हो तो फिर इजी है कि नहीं है? 11 गुणे 693 बट्टा 77, तो 11 सत्ते 77 और 7 नावा 63 और फिर 7 नावा 63। दूसरी संख्या कितनी आएगी भाई? 99। तो इसमें ऑप्शन में 99 दिया है, तो दिया है तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आ रहा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? ठीक ना, परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग मतलब समझ रहे हैं ना। और हम बता दें कि किसी संख्या का अंतिम अंक जो होता है ना, कौन कौन? 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0। सिंगल जो है 0, अगर ये अंतिम अंक यानी यूनिट डिजिट आए तो ये समझिए कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अंतिम अंक अगर जैसे मान लीजिए कि 742 आ जाए तो 2 आ गया तो भाई ये किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है। 3 आ जाएगा, ये किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है। 7 आ जाएगा, ये किसी का नहीं हो सकता है। 8 आ जाएगा, ये किसी का नहीं होगा। सिंगल 0 आ जाए, ये किसी का नहीं होगा। तो कोई भी संख्या इधर कितना भी दे दिया जाए कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक ना। लेकिन ये चीज हमको ध्यान देना होता है। ऑप्शन में आप देखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी संख्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए हमने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर जाकर एम स्टडी टीम, यानी उसमें लिखा हुआ है दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रिक, ठीक ना, वर्ग का। तो उससे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है का ऑप्शन है पहला ए जो है 1935, ठीक है। दूसरा है 1520, तीसरा है 730 और डी यानी चौथा है 1681। ध्यान दीजिए 1935 हमने जो वर्ग वर्गमूल पढ़ाए हैं उसका अंतिम 2 अंक हमको याद होना चाहिए। अंतिम 2 अंक हम आपको बताए भी हैं कि अंतिम 2 अंक अगर याद रहता है तो भी बन जाएगा, अन्यथा
2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो रहता है, वो किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो भाई सिंगल जीरो नहीं होगा। चलिए ये होगा ही नहीं, ठीक है। रही बात 81, किसी का स्क्वायर होता है ना भाई, 9 का होता है कि नहीं होता है। 35 किसी का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये भी तो नहीं होगा ना। अब बचा कौन सा, अब जो बचा वही तो आंसर होगा आपका। जब वही बचा, अब आप पता करेंगे किसका है, तो भाई देखो ये 9 जो है ना, 81 जो है 9 का हुआ, 16 क्या मेरा 25 से कम है या अधिक है, तो कम है, तो 50 से 9 कम कर दो ना, आपका आंसर आ जाएगा 41 का ये स्क्वायर है 1681, ठीक ना। बिल्कुल आसान तरीका हमने बताया है अपने वीडियो में, देखिए जाकर देख सकते हैं उसमें, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अच्छा लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 496 को, इसका आंसर अगर देखा जाए तो डी नंबर 37 का डी नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, 496 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए भाई अभी हम बेसिक क्लास में भी बताए हुए हैं कि शेषफल के बारे में पूछा जाता है। तो 496/6, ठीक है, तो 8 6 48, ठीक ना, 8 6 48, एक हो जाएगा 16, 6 दूना 12, ठीक ना। शेषफल कितना हो जाएगा भाई 4। अगर ये जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, इसको हम गुणा करेंगे 6 से और 4 जोड़ेंगे तो इतना ये आ जाएगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। आ रहा समझ में। क्वेश्चन नंबर 39 भाई हल करें, इसमें क्वेश्चन है हल करें 100 का 25%। चलिए सिंप्लीफिकेशन 39 नंबर क्वेश्चन है, 100 का अर्थ होता है गुणा और 25% का अर्थ होता है बटे में 100, तो यही तो होगा आपका आंसर कितना 25 है ऑप्शन नंबर क्या है बी। तो आंसर क्या देंगे हम लोग भाई, बी देंगे। जिस जज्बात के साथ आप लोग लड़ते हैं दौड़ते हैं, ठीक ना, आर्मी में जाने के लिए, उसी जज्बात के साथ हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा और अंतिम तक देखिएगा कैसे सॉल्यूशन मिलता है, एक्सप्लेन किस प्रकार से मिलता है। अगर एक्सप्लेन अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपना फ्यूचर को बना सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की तनख्वाह 20,000 रुपया है, यदि तनख्वाह में 14% की वृद्धि होती है तो नई तनख्वाह कितनी होगी। लीजिए भाई सैलरी है अगर 20,000 रुपया मंथली, 20,000 रुपया मंथली है, ये 40 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें क्या किया जाता है कि 14% बढ़ा दिया जाता है, सैलरी को 14% बढ़ा दिया जाता है। तो हम देखिए बहुत सारा ट्रिक के माध्यम से भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को ट्रिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हम बेसिक चीज़ें को नहीं समझेंगे ना तो समझ में नहीं आ पाएगा। अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं कि 14% कितना होगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल हमारा अब इतना आप तुलना नहीं कर सकते हैं। जितना आपको समझ में आ रहा है, जिस बेस तक समझ में आ रहा है उसको आप समझिए, जानिए। जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में जरूर दीजिए। तो 20,000 का 14% निकालना है, तो 20,000 बढ़ा है ना भाई, कोई भी परसेंटेज अपने आप में 100% होता है, तो बढ़ा है तो 100 में 14 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 114। अब बटे में कितना हो जाएगा ये 100, तो 2 गो जीरो से ये 2 गो जीरो कट जाएगा, 114 दूना कितना हो जाएगा 128, सॉरी 228 होगा कि नहीं होगा, कितना जीरो बच रहा है, तो बच रहा है 2 गो, तो 22,800 रुपया तो हुआ इसका सैलरी। नया जो सैलरी हुआ, नया सैलरी जो हुआ वो 22,800 रुपया हुआ। तो ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 22,800, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। 40 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, 35 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। 35 मीटर प्रति सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर प्रति आवर में, ठीक है।
तो किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना। ध्यान दीजिएगा, मीटर और किलोमीटर में दोनों बड़ा कौन है? दोनों बड़ा कौन है? तो किलोमीटर है ना। तो हमारा यही कंफ्यूज होता है कि 5/18 से गुणा करे या 18/5 से गुणा करे, यही कंफ्यूजिंग होता है ज़्यादा। और कंफ्यूजिंग दूर हम करते हैं, भाई मीटर जो है किलोमीटर से छोटा है, यानी किलोमीटर बड़ा हो गया मीटर से, ठीक है कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, इसमें बड़ा कौन है? 5/18 या 18/5? यही बड़ा है ना, 18/5। तो छोटे से बड़े में जाने के लिए गुणा कर देंगे किस में? 18/5 से। तो 35 × 18/5 ये हो जाएगा 7। तो 18 7 कितना हो जाएगा भाई? 126 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन दिया हुआ होगा 126, आंसर नंबर डी, 41 नंबर का डी आंसर। आ रहा समझ में? तो 42 नंबर क्वेश्चन है। 41 तक तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यदि किसी अंक को 2 गुना किया जाए, चलिए मान लेते हैं कोई संख्या x है, x संख्या है, अगर इसको हम 2 गुना करेंगे यानी गुणा, इससे गुणे में 2 कर देंगे तो 2x हो जाएगा। आ रहा समझ में? किया जाए और उसमें 5 जोड़ा जाए, इसी में 5 जोड़ दिया जाए तो अंक 6 हो जाता है। तो क्या हो जाता है भाई? अंक 6 हो जाता है। तो अंक क्या होगा? देखिएगा इसमें अंक क्या होगा भाई? 2x = 6, ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? माइनस। तो 2x = 1, तो x = कितना हो जाएगा? 1/2, यानी इसको डिवाइड भी कर देंगे तो 0.5, ये आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे? डी नंबर में दिया हुआ है 0.5 का यानी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, राज ने 100 रुपये में एक छाता खरीद कर, 100 रुपये में छाता खरीदता है और 10 रुपये के लाभ पर बेच दिया, तो छाते का विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई अब विक्रय मूल्य क्या होगा? सोचो, खरीदारी जो होता है क्रय मूल्य होता है, तो कितना में खरीदा? 100 रुपया में, यही है ना क्रय मूल्य, खरीदारी को बोलते हैं। अब इसमें लाभ लिया है, लाभ कितना रुपया लिया है भाई? 10 रुपया लिया है। तो अब जब लाभ लेकर बेचेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, यही ना बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110 रुपया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कहीं मतलब ये टॉप नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 का सी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। साधारण ब्याज पर 5% की दर से एक धनराशि 4 वर्ष के बाद 900 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी? लीजिए, साधारण ब्याज, कोई धनराशि है, मान लीजिए कि धनराशि हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं मूलधन, ठीक ना? मूलधन को P से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो मूलधन कोई धनराशि हो गई 100 रुपया। ठीक है, इसका 5% की दर से, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ब्याज इक्वल टू क्या होता है? ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। बस इसी से तो हमको सब बनाना है, टोटल हमको बनाना है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, यही आपका फॉर्मूला होता है ब्याज का। लेकिन ब्याज नहीं दिया है, तो अब मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना? ब्याज भी नहीं दिया है, और दिया हमको क्या है? सॉरी,
मिश्रधन दिया हुआ है 900 रुपया हो जाता है, तो मिश्रधन क्या हो जाता है, मूलधन और प्लस ब्याज, ये जोड़ दिया जाए ना तो आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, मिश्रधन हो जाएगा। तो मूलधन प्लस ब्याज यानी मिश्रधन। अब मिश्रधन दे दिया हुआ है, क्या भाई, मिश्रधन दिया हुआ है आपका, मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 900 रुपया। अब हमको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। मूलधन निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है, क्या, मिश्रधन गुणे 100 बटे 100 प्लस इंटू में समय अगुणे दर, ये फॉर्मूला होता है। आ रहा समझ में? चलिए, मिश्रधन कितना हुआ है, 900 रुपये, गुणे में 100 और 100 प्लस समय कितना है 5 गुणे और दर कितना है 4। ठीक है, तो 900 गुणे 100 बटा 100 प्लस 20 यानी 900 गुणे 100 बटे 120। ठीक है, अब देखिए 0 5 6 और 15 छक्का 90, तो 15 पचे 75, 750 रुपया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी, यानी 44 का आंसर बी। तो इस फार्मूले को भी आप लोग याद कर सकते हैं, जो ये फार्मूला है मूलधन निकालने का। मूलधन इक्वल टू मिश्रधन गुणे 100 बटे में 100 प्लस समय गुणे दर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 5 धनात्मक, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक विषम संख्या क्या होगा भाई, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा, यही है ना। 5 धनात्मक विषम संख्या का औसत पूछा है, तो औसत ये मैं बता दूं ना, औसत हमेशा बीच वाली संख्या हो जाती है। आंसर हो गया, कहाँ सॉल्व करना है, प्रथम पूछ दे, प्रथम 5 पूछ दे, प्रथम विषम, विषम पूछ दे, तो जो संख्या पूछेगा वही आपका आंसर होगा, ये ध्यान में रखिएगा। प्रथम विषम संख्या पूछे, जो पूछेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 6 पूछेगा तो यहाँ पे 6 भी हो जाएगा, क्योंकि जोड़िएगा फिर 6 से भाग कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। आंसर ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है 45 का सी। ठीक है, अब आइए रीजनिंग में, क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्वेश्चन नंबर, किसी सांकेतिक भाषा में AYS को लिखा गया है BAT, तो BYS को क्या लिखा जाएगा। AYS को लिखा गया है BAT, ठीक ना, तो BYS को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का, इसमें कुछ हमें याद करना पड़ता है। तो देखिएगा इसमें +1 हुआ है ना ए के बाद, और इसमें भी यस के बाद टी आता है, +1 हुआ है। वाई के बाद क्या होता है, जेड आता है और +A होता है, यानी इसमें +2 किया गया है। तो +1 +2 +1, तो इसमें भी अगर +1 +2 करते हैं तो ये सी हो जाएगा, और इसमें 2 करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो टी हो गया, तो कैट हो जाएगा। तो क्या AYS को बैट लिखा गया, तो BYS को क्या लिखा जाएगा, कैट लिखा जाएगा। क्या ऑप्शन में है क्या कैट, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज से, क्वेश्चन 47 नंबर, ABC EFG IJK MNO, तो आने वाली
लेटर कौन सी होगी? ए बी सी डी छोड़ दिया गया, ई एफ जी एच छोड़ दिया गया, आई जे के एल छोड़ दिया गया, एम एन ओ, तो पी छोड़कर पी छोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे भाई? क्यू आर एस, यही तो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्यू आर एस ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, इसमें भी क्या है? श्रेणी का यानी सीरीज का ही क्वेश्चन है। 1, 4, 9, 16, 25, 36 वाट, 64, 81 और 100। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो ये बीच में वाट दे दिया गया। तो देखिए ना, बहुत इजी तो तरीका है, इसमें कहीं कुछ करना ही नहीं है भाई। 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, 9 का स्क्वायर भी दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो क्या होगा? 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? ऑप्शन नंबर 49 इसमें दिया हुआ है, 48 का बी। ठीक है, तो ये होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 49 को क्या है? बीजे 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है। चलिए, ये दिशा परीक्षण से एक क्वेश्चन है। दिशा परीक्षण में हम बता दें दिशा के बारे में। ये हो गया नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, यानी उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। ठीक है, अब क्या बोलता है? बीजे 5 किलोमीटर दक्षिण के, चलिए मान लीजिए ये पॉइंट है, ये जो है पॉइंट है, 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है। 5 किलोमीटर ये चला दक्षिण की तरफ, आ रहा समझ में ना? उसके बाद दिशा की ओर चलता है, इसके बाद दाहिने मुड़कर, अब चलिए जब ये दक्षिण की तरफ चलेगा तो दाहिने इधर मुड़ेगा, ये इधर मुड़ेगा, ये तो लेफ्ट हो जाएगा ना, ये दाहिने हो जाएगा। ठीक है, तो कितना किलोमीटर चलता है? तो 3 किलोमीटर चलता है और पुनः रुक जाता है। ठीक है, वह पुनः दाहिने ही ओर मुड़ता है। अब भाई जब इधर आया तो फिर दाहिने कहाँ जाएगा? तो दाहिने इधर होगा ना, फिर दाहिने मुड़ता है। और कितना किलोमीटर चलता है? देखते हैं, 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलता है, क्योंकि ये 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर होगा ना जी। 5 किलोमीटर दोनों इक्वल आ गए। अब ये हो सकता है ये दूरी पूछे, देखते हैं क्या पूछा होगा। तो वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? तो प्रारंभिक स्थल से यही दूरी है ना, तो 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर का ऑप्शन दिया हुआ है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका दिशा परीक्षण से क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज आर्मी सेट मॉडल नंबर 1 का क्वेश्चन अंतिम जो होगा, ये भी क्या है आपका? यदि एक सांकेतिक भाषा में 15,789 को क्या लिखा गया है? XTZAL। ठीक है, 2346 को लिखा गया है NPSU। तो क्वेश्चन पूछा है 23,549 का क्या होगा आंसर, यही तो पूछा है। तो अब देखिएगा, कोई ऐसा अंक है इसमें, इन दोनों को मिलाकर जो इसमें से दिया होगा, मतलब इसमें जो अंक है इन दोनों में दिया होगा। अगर दिया होगा तो सेम का सेम हो जाएगा, नहीं दिया होगा तो दूसरा मेथड लगाया जाएगा। तो 2, 3 दिया हुआ है, 5 इसमें दिया हुआ है, फिर 4 इसमें दिया हुआ है, 9 इसमें दिया गया है। तो अब पूछा क्या गया है, देखिए आंसर कैसे निकालेंगे? 2 का N, 3 का P, 5 का T, 4 का S और 9 का L। तो NPTSL क्या ऑप्शन में है? NPTSL ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये एक्सप्लेन आपको अच्छा लगे
तो जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि और भी आपके मित्र जो हैं इस एक्सप्लेन को समझ सके। और वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद और भारतीय आर्मी को मेरा सैल्यूट।